ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत जो अस्थिभंग के प्रकार हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था अस्थिभंग के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात जब हमारे शरीर की जो अस्थियां हैं किसी कारणवश या दुर्घटनावश कहीं गिरने पर चोट लगती है या टूट जाती है, तो उसी टूटने के जो प्रकार हैं उनको हम कई भागों में बांटते हैं, कई भागों में बांट सकते हैं और ये अलग अलग टाइप से टूटते हैं, तो सबका उपचार अलग अलग होता है। तो आज देख लेते हैं कि अस्थिभंग के कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पूर्ण अस्थिभंग। दूसरा अपूर्ण अस्थिभंग। अगला है साधारण अस्थिभंग। साधारण अस्थिभंग। अगला है जटिल अस्थिभंग। जटिल अस्थिभंग। और लास्ट है आपका बहुखंडित अस्थिभंग। बहुखंडित अस्थिभंग। तो ये 5 प्रकार के अस्थिभंग होते हैं। ये अस्थिभंग कैसे होता है, मतलब कि हड्डियों का टूटना। भंग मतलब होता है टूटना, अस्थिभंग होती है। तो जब कभी हम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं या अचानक से किसी दुर्घटनावश गिर जाते हैं, तो हमारी हड्डियां जो है अगर टूट जाती हैं तो उन हड्डियों के टूटने को इन 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला है पूर्ण अस्थिभंग। पूर्ण अस्थिभंग क्या होता है कि जब अस्थिभंग में एक टूटे हुए अस्थि का एक सिरा दूसरे सिरे में जाकर घुस जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण अस्थिभंग। इसमें क्या होता है, क्योंकि अस्थियां जो होती हैं, जैसे संधियों के बारे में आपको बताया गया कि ये 2 या 2 से अधिक अस्थियां जो जुड़ती हैं, तो जब ये अस्थियां चाहे वो तो जोड़ टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, या बीच से ही कोई हड्डी अगर टूट कर दूसरी हड्डी में, दूसरे अस्थि में के सिरों में जाकर जब वो घुस जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण अस्थिभंग कहते हैं। दूसरा आपका आता है अपूर्ण अस्थिभंग। अपूर्ण अस्थिभंग ये अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। अपूर्ण अस्थिभंग में क्या होता है कि हड्डियां टूटती नहीं है, बल्कि वो लचक जाती है, क्योंकि बच्चों की जो अस्थियां होती हैं बहुत कोमल होती हैं, तो वो क्या करती है, टूटती नहीं है बल्कि वो लचक जाती है, या कभी कभी उस लचक वाले स्थान पर दरार भी पड़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण अस्थिभंग। तीसरी क्या होती है आपकी, साधारण अस्थिभंग। साधारण अस्थिभंग में इसमें जो अस्थियां होती हैं, या जब अस्थिभंग होता है, इससे किसी और अस्थियों पर इसका प्रभाव नहीं होता है, अर्थात अस्थिभंग होने से कोई और दूसरा अंग या दूसरे अस्थि जो है प्रभावित नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साधारण अस्थिभंग। जटिल अस्थिभंग। जटिल जब नाम से ही स्पष्ट है कि ये बहुत जटिल होता है, अर्थात बहुत भयानक होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो अस्थियां होती हैं वो टूटकर मांस को फाड़ते हुए बाहर निकल जाती हैं, घाव हो जाते हैं, तो ऐसी अस्थियों को हम क्या कहते हैं, ऐसे अस्थिभंग को हम कहते हैं जटिल अस्थिभंग। कभी कभी आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हड्डियां टूटकर वो क्या करती हैं, मांसपेशियों को चिरती फाड़ती बाहर निकल जाती है, या बहुत घाव हो जाते हैं, या इसके साथ साथ अन्य अंग भी इससे प्रभावित हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जटिल अस्थिभंग। और लास्ट आपका आता है बहुखंडित अस्थिभंग। बहुखंडित, बहु मतलब अधिक, खंडित मतलब खंडों में। तो जब अस्थियों
कई जगह से, 2 या 3 जगह से जब वो टूट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुखंडित अस्थिभंग। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के अस्थिभंग होते हैं जिनके बारे में आपको बताया गया। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इसमें क्या उपचार करना चाहिए। जैसे अगर घर पे या दुर्घटना स्थल पर ही अस्थिभंग हो जाता है या हड्डी टूट जाती है, किसी को चोट लग जाती है, तो क्योंकि इसके लक्षण को तो हमने पहले ही बता दिया है कि कैसे पता चलता है कि हड्डी टूटी, तो उस लक्षण को देखते हुए हम कैसे उपचार कर सकते हैं, अस्थिभंग के क्या उपचार हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अस्थिभंग के उपचार। उपचार में सबसे पहला उपचार क्या होता है कि जो हड्डी टूटी हुई है, जो जिस अंग की हड्डियां अस्थियां टूटी हुई है, उस स्थान को हम यथासंभव, अगर आपसे हो सके तो यथासंभव उसको बराबर में करके, उसको यथास्थान जहाँ पर उसका स्थान होता है हड्डियों का, वहाँ पर करके हम ऊपर और नीचे से लकड़ी लगाकर उसको बांध देते हैं, बांध देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हड्डियाँ इधर उधर खिसकती नहीं हैं और ये घाव होने का डर नहीं रहता है या हड्डियों का इधर उधर बिखरने का डर नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें उपचार क्या करना चाहिए कि हड्डियों को यथास्थान करके उनको ऊपर नीचे से लकड़ी की खपच्ची रख कर कपड़े से बांध देना चाहिए, किसी भी जो बांधने वाले साधन है उससे बांध कर उसको यथास्थान बना देना चाहिए, जिससे कि हड्डियां इधर उधर खिसके नहीं। अगला उपचार दूसरा क्या होता है कि अगर सबसे पहले देखना चाहिए कि कहीं ब्लड तो नहीं निकल रहा है, अर्थात रक्त नहीं निकल रहा है। अगर घाव से या हड्डी टूटने वाले स्थान पर या व्यक्ति को घाव हुआ है या रक्त निकल रहा है, सबसे पहले हमें रक्तस्राव को रोकना चाहिए, क्योंकि रक्तस्राव को रोकना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम रक्तस्राव को नहीं रोकते हैं तो ब्लड की कमी भी हो सकती है, तो इसलिए सबसे पहले हमें रक्तस्राव को रोकना चाहिए। इसके लिए टूर्निकेट का भी प्रयोग करना चाहिए। अगली चीज क्या होती है कि हमें जो अस्थियां होती हैं उनके स्थान को क्या करना चाहिए, प्राथमिक जो उपचार देना चाहिए वो दुर्घटना स्थल पर ही देना चाहिए। ये नहीं कि पहले हम उसको ले जाएं कहीं स्थान पर ले जाएं, सबसे पहले, क्योंकि अगर उसमें देर हो जाती है तो हड्डियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पे घुसने का, जैसे हमने बताया कि साधारण अस्थिभंग वो क्या कहते हैं होता है, आपका पूर्ण अस्थिभंग होता है कि एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ जाती है, अस्थियों का सिरा दूसरे सिरा से जुड़ जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब जुड़ जाएगा तो वो समस्या और गंभीर हो सकती है। इसीलिए हमें दुर्घटना स्थल पर ही उसका उपचार करना चाहिए, प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अगला उपचार क्या होता है कि अगर स्थिति गंभीर है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपसे ये समस्या सुलझ नहीं सकती, इसका निदान नहीं हो सकता, समस्या ज़्यादा गंभीर है, तो ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और व्यक्ति को दिलासा देना चाहिए, उसको सांत्वना देना चाहिए कि स्थिति गंभीर नहीं है, क्योंकि समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए हमें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए प्राथमिक उपचार बहुत ही जरूरी होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, जो हमारे टूटी हुई अस्थियां होती हैं उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग देखते हैं टूटी है कि नहीं, उसको देखने के लिए ही इधर से उधर करते हैं, इससे कि अगर वो साधारण अस्थिभंग होता है तो भी वो जटिल हो जाता है। अर्थात अगर कहते हैं कि हाँ देखिए टूटा है कि नहीं टूटा है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उसमें ज़्यादा छेड़खानी करते हैं तो वो समस्या गंभीर भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर टूटी हुई अस्थि से हमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद हमें हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो होता है अस्थियों का विकास एवं उपचार। उपचार के बाद जो है अस्थियां, क्योंकि हमारे शरीर
का ढांचे का निर्माण होना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए अस्थियों का विकास कैसे हो, उसका उपचार क्या किया जाना चाहिए। तो अस्थियों का विकास और उपचार, हमें प्राथमिक उपचार करने के बाद अस्थियों को कैसे विकास हो, क्योंकि अस्थियां जो होती है हमारे शरीर में, वो पहले अस्थियां बहुत कमजोर होती हैं, नाजुक होती है, कोमल होती हैं। धीरे धीरे इनका विकास होता है और ये विकास तभी हो पाएगा जब हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो अस्थियां किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम और फास्फोरस से। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लवण होते हैं जो कि इसी से मिलकर ही हमारा अस्थियों का निर्माण होता है। तो गर्भावस्था में और बाल्यावस्था में, गर्भावस्था में बाल्यावस्था में हमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब चीजों को लेना, इन सब पोषक तत्वों को लेना अति आवश्यक होता है, तभी हमारे अस्थि का विकास हो सकता है, अस्थियों का निर्माण हो सकता है। सबसे पहले हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और कैल्शियम, फास्फोरस की। इसके साथ साथ इसके बाइकार्बोनेट भी होते हैं, मैग्नीशियम होता है। ये सब भी हमारे अस्थियों के विकास के लिए, अस्थियों के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमारे अस्थियों के विकास के लिए गर्भावस्था, बाल्यावस्था में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अस्थियों का निर्माण गर्भकाल से ही हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाता है। अगर हम बाद में इस पर ध्यान देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि अगर बचपन में ही अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, तो बाद में उसको पोषक तत्व देने का कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए बचपन में और गर्भावस्था में दोनों ही स्थितियों में हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब अस्थियां मजबूत रहेंगी, अस्थियों का विकास हो पाएगा, तभी आपका शरीर जो है वो अच्छे तरीके से निर्माण कर पाएगा या विकास कर पाएगा और आप अच्छे तरीके से कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, उनको दूध है, हरी साग सब्जियां, इन सब का सेवन करना चाहिए, हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनको कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन ये सब उचित मात्रा में मिल सके। क्योंकि हमारे जो अस्थियां होती हैं वो कहीं कहीं पर उपास्थियों से भी मिलकर बनी होती हैं, कंडराओं से और स्नायुओं से मिलकर अस्थियों का निर्माण होता रहता है। तो इसलिए हमें इन सब पोषक तत्वों को अपने दैनिक जीवन में लेना चाहिए, जिससे कि अस्थियों का विकास हो सके, उसका निर्माण हो सके। क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऊतक आप देखते होंगे, कोशिकाओं और ऊतक के बारे में पढ़े कि कोशिकाओं और ऊतकों के लिए भी क्या होता है, भोजन के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से अस्थियों के लिए भी, अस्थियों का जो भोजन होता है, बिना भोजन के उनका निर्माण, उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से पूरे आज आपका यह अस्थि कंकाल का चैप्टर समाप्त होता है। लास्ट में हम एक संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया था कि जो अस्थियां होती हैं हमारे शरीर में कितनी पाई जाती हैं, 206 अस्थियां। तो पूरे शरीर में ये 206 अस्थियां किस अंग में कितनी पाई जाती हैं, एक संक्षिप्त रूप में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि शरीर को जो 3 भागों में बांटा गया है, खोपड़ी, वक्ष और आपके बाहें और टांगे, तो सबसे पहले खोपड़ी जो आता है, तो खोपड़ी में देख लेते हैं कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां पाई जाती हैं। ये 22 अस्थियां कौन कौन सी होती हैं, अर्थात खोपड़ी जो होता है वो कपाल और चेहरे को मिलाकर, कपाल में
8 अस्थियां और चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। 14 और 8 मिलाकर कुल 22 अस्थियां होती हैं खोपड़ी में। आज की जो कशेरुकाएं होती हैं अर्थात जो रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कह सकते हैं, कशेरुकाएं ये होती हैं या हम इसको मेरुदंड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। इसमें कुल 35 अस्थियां पाई जाती हैं जो कि वयस्क अवस्था में 26 होती हैं। और आपके जो पसलियां होती हैं, पसलियां 24 होती हैं या 12 जोड़ी कह सकते हैं, 12 जोड़ी होते हैं। बाहों में बाहें अर्थात 8 में कुल 64 होती हैं। पैर या टांग या पैर में 62 होती हैं। अब हम काउंट कर लेते हैं। एक आपकी जो गर्दन की अस्थि होती है, खोपड़ी के बाद गर्दन की, गर्दन में एक अस्थि होती है, इसमें 7 कशेरुकाएं होती हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर ये 206 हो गई। तो हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जो कि इन 3 भागों में, पहला भाग ये, दूसरा ये और तीसरा आपका ये 3 भाग होते हैं। दूसरे भाग में जो वक्ष होता है, वक्ष में ये तीनों चीजें या दोनों चीजें आ जाती हैं। और तीसरे भाग में ये दोनों चीजें आती हैं, बाहें और टांगें। इस प्रकार से हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कुल 306 अस्थियां पाई जाती हैं और जैसे जैसे वो बढ़ता है, वयस्क अवस्था में आता है, तो वो 206 अस्थियां ही रह जाती हैं। तो इस तरीके से आपने अस्थियों के बारे में पढ़ा। अस्थि संधि क्या है, अस्थि संधि के प्रकार, फिर है अस्थि संधि और अस्थि भंग, इसके प्रकार, इसके उपचार क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। अस्थि संधि, अस्थि के प्रकार, उनके अस्थि भंग के प्रकार, उनके उपचार के बारे में बताया गया। लास्ट में हम कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको एक निगाह में छोटे छोटे शब्दों में देख सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के लिए या अस्थियों के लिए कौन से तत्व की ज्यादा आवश्यकता होती है, वो होती है कैल्शियम। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि हमारे अस्थियों के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। अधिक आवश्यकता होती है या आवश्यक होता है, वो होता है कैल्शियम। हमारे जो ये कैल्शियम जो है दांतों और अस्थियों दोनों के लिए ही अधिक आवश्यक होता है। हमारे से हमने बताया कि कितनी संधियां होती हैं, 2 प्रकार की, चल और अचल। तो अचल संधि कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, अचल संधियां जो है वो किसमें पाई जाती हैं? चेहरे में पाई जाती हैं। आपके शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है वो कहाँ होती है?
या उसका नाम क्या है, जीके के क्वेश्चन अक्सर हो जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस से होता है। कान की स्टेपिस अस्थि होती है, ये जो है शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, और शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि होती है और मजबूत अस्थि होती है वो होती है जांघ की फीमर अस्थि। जांघ की फीमर अस्थि। शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। चेहरे में 14 होती हैं। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में, एक वयस्क व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में या मेरुदंड में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? वो होता है 26। तो इस तरीके से कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं या ये बातें ऐसी होती हैं, पढ़ने वाली छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपके आगे तक आप कोई तैयारी करते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें अलग से नोट करते रहना चाहिए, या उसी में ही छोटे छोटे क्वेश्चन बना के हमको नोट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आगे के लिए भी आवश्यक होते हैं। ये जीके की भी कोई भी तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो आगे क्लास में जाते हैं या कोई डिप्लोमा करते हैं, उन सब में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो आगे आपको अगले चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा।